हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरियस मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यचर्या के विविध प्रतिमानों को। इससे पहले समझेंगे कि प्रतिमान होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है और इनके रूपों के बारे में भी। तो प्रतिमान का अर्थ क्या है? छोटा रूप जिससे वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो। वील्ड के अनुसार किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम मॉडल या प्रतिमान कहते हैं। पाठ्यचर्या प्रतिमान का अगर अर्थ समझें तो इनके कई टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। पहला है, पाठ्यचर्या के स्वरूप के निर्धारण को पाठ्यचर्या प्रतिमान कहा जाता है। दूसरा है, पाठ्यचर्या प्रतिमान शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होकर बनाया जाता है। थर्ड है, समय सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से शिक्षा में परिवर्तन होता है और शिक्षा में जो परिवर्तन होता है उससे पाठ्यचर्या प्रतिमानों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। पाठ्यचर्या में 3 तथ्य, उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। तो पाठ्यचर्या के प्रतिमान के अगर रूप आपसे पूछा जाए तो इसके 3 रूप हैं। पहला है उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, दूसरा है प्रक्रिया प्रतिमान और तीसरा है परिस्थिति प्रतिमान। तो इनको इंग्लिश में कहते हैं द ऑब्जेक्टिव मॉडल, द प्रोसेस मॉडल एंड द सिचुएशन मॉडल। इनके बारे में भी समझेंगे। तो पहला है द ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यचर्या का उद्देश्य प्रतिमान। पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्रतिमान का जो आधार है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान है। शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए यह जो पाठ्यचर्या का प्रारूप है इसे विकसित किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में की जाती है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है और इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहते हैं। तो मूल्यांकन प्रतिमान को ही उद्देश्य प्रतिमान कहा जाता है। मूल्यांकन हेतु यहाँ पे 5 स्टेप है। पहला है संभावित लक्ष्य की स्थापना, दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनुभवों की रचना, तीसरा है बालक के व्यवहार परिवर्तन का विश्लेषण और फोर्थ है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, फिफ्थ है संभावित लक्ष्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का प्रक्रिया प्रतिमान, प्रोसेस मॉडल ऑफ कैरिकुलम। इस प्रतिमान में प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें सब्जेक्ट्स और कंटेंट को ध्यान में रखकर प्रोसेस या फिर विधियों को विकसित किया जाता है। इसमें कंटेंट के माध्यम से मानवीय गुणों को विकसित किया जाता है। इस प्रकार से इसे मानववादी पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। इस प्रतिमान में टीचर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें शिक्षक एक नियंत्रित वातावरण में कार्य करता है। प्रक्रिया प्रतिमान का प्रारूप मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिसमें पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है तो वो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा प्रक्रिया प्रतिमान। इसे मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। तो ये मानवतावादी या मानववादी पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। यहाँ पे शिक्षक के कुछ उत्तरदायित्व तरीके होते हैं। पहला है विधियों का विश्लेषण, दूसरा है छात्रों की योग्यता की पहचान करना, तीसरा है छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानना, शिक्षा के लक्ष्यों को प्रस्तुत करना, छात्रों को अभिप्रेरणा देना, छात्रों को प्रोत्साहन देना, विधियों का निरीक्षण करना, विधियों का परिमाण प्राप्त करना, विधियों का मूल्यांकन करना, प्रणाली में सुधार करना और विधियों का पुनर्मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे कुछ 11 इनके महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं जिसमें उनको ये देखना होता है कि कैसे टीचिंग की जाए, बच्चे की क्या योग्यता है और उनकी क्या आवश्यकता है, किस तरीके से शिक्षा के लक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे इंस्पायर किया जाए कि वो सीखें। विधियों का भी निरीक्षण करना है, विधियों का परिमाण भी प्राप्त कर उनका मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन के बाद कुछ भी जो भी सुधार किए जा सकते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इसका जो रूप था वो था परिस्थिति प्रतिमान, जिसको कि द सिचुएशन मॉडल कहते हैं। इसमें शिक्षा को प्रभावित करने वाली सिचुएशन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस मॉडल के द्वारा सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस द्वारा शिक्षा में सुधार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। एनालिसिस के द्वारा शैक्षिक परिस्थितियों के एक्सटर्नल और इंटरनल कारणों या घटकों की पहचान की जाती है। जैसे विद्यालय का वातावरण हो गया, क्लासरूम,
स्टूडेंट की रुचि, अभिवृत्तियाँ, सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक परिवर्तन, विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षक का कौशल, आर्थिक स्थिति तथा अभिभावकों की आकांक्षाएं, नए विषयों का आविर्भाव। मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, कहाँ पे क्या कमियां हैं, कहाँ पे क्या अच्छाइयाँ हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इस मॉडल में। पाठ्यचर्या के सामान्य प्रतिमान, यहाँ पे जनरल मॉडल ऑफ कैरिकुलम को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इसके स्टेप हैं, टोटल 9 स्टेप है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों के विद्वानों की समितियों के द्वारा पाठ्यचर्या के विषयों की प्रगति, स्तर और क्षेत्र, पाठ्यवस्तु की उपलब्धता हेतु सर्वेक्षण एवं जानकारी को प्राप्त करना है। स्टेप 1 आपका ये रहेगा। सेकंड स्टेप में शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करना कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण, उनका प्रस्तुतिकरण, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड रहेगा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त प्रकरणों का चयन और अध्ययन, किस तरीके से प्रकरण को प्रस्तुत किया जाए, कैसे कंटेंट को एनालिसिस किया जाए, तो ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में पाठ्यवस्तु के संबंध में छात्रों, शिक्षकों के सुझाव प्राप्त करना और सुधार करना, तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों के ही सुझाव इंपॉर्टेंट रखते हैं। फिफ्थ में है निर्धारित पाठ्य सामग्री और प्रकरणों का सेमिनार के द्वारा पूर्व परीक्षण करना, जो कुछ भी अभी तक हुआ उसको फिर से सेमिनार के द्वारा उसका पूर्व परीक्षण करना। सिक्स स्टेप है पूर्व परीक्षण का मूल्यांकन और मूल्यांकन के बाद आवश्यक सुधार, जो भी कमियां यहाँ पे लग रही हैं और जहाँ भी सुधार की आवश्यकता है वो सिक्स स्टेप हमारा रहेगा कि उनकी आवश्यकता, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पे उनको सुधार किया जाए। स्टेप 7 आवश्यक होने पर पूर्व परीक्षण और मूल्यांकन फिर से कर सकते हैं, तो ये स्टेप 7 रहेगा। स्टेप 8 में पाठ्य सामग्री के विषय में टीचर्स को ट्रेनिंग देना कि वो किस तरीके से कंटेंट को आगे बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनकी नॉलेज परमानेंट भी हो, इफेक्टिव टीचिंग हो, तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। और 9th स्टेप रहेगा कंटेंट को क्रियान्वित करना और अंतिम मूल्यांकन करके आवश्यक संशोधन भी करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 9 स्टेप में चलेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ्यचर्या विकास के विशिष्ट मॉडल के बारे में। ये भी हमने जनरल पढ़े, जहाँ पे आपने 3 देखे, उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति। अब यहाँ पे पाठ्यचर्या विकास के विशिष्ट मॉडल हैं, स्पेसिफिक मॉडल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो पहला है सेलर, अलेक्जेंडर एवं लेविस का प्रशासनिक पाठ्यचर्या मॉडल, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैरिकुलम मॉडल कहते हैं। सेकंड है ग्रास रूट या फिर हिल्दा टाबा मॉडल। थर्ड है टेलर का पाठ्यचर्या विकास मॉडल या प्रदर्शन प्रतिमान, टेलर कैरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल और डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। तो ये 3 मॉडल को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रशासनिक पाठ्यचर्या मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैरिकुलम। सेलर एवं उनके सहयोगियों अलेक्जेंडर एवं लेविस ने सन 1981 में प्रशासकीय दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या विकास को निर्मित किया। पाठ्यचर्या योजना का वर्णन और विश्लेषण का संबंध साध्य एवं साधन, आवश्यक सुसंगत तथ्यों और आंकड़ों और गतिविधियों की सक्रियता और प्रक्रिया का आरंभ और अंत के रूप में किया गया। तो 1981 में इसको लाया गया है और इसी पे उन्होंने एनालिसिस किया, इसकी प्लानिंग की। यहाँ पे साध्य और साधन, आवश्यक सुसंगत तथ्य जितने भी थे, उन आंकड़ों और गतिविधियों की सक्रियता पर ज़्यादा ध्यान दिया कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। किसी भी विद्यालय में पाठ्यचर्या का निर्माण करने एवं उनका विकास करने में प्रशासनिक प्रतिमान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर विद्यालय में पाठ्यचर्या का निर्माण हो रहा है तो कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पे प्रशासनिक मॉडल का यूज़ किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। विद्यालय में प्रतिमान के द्वारा ही पाठ्यचर्या का उचित प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के विकास में प्रशासनिक प्रतिमान को एक तकनीक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक द्वारा छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षण की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर टीचिंग करने के लिए एक प्लानिंग करता है, एक रूपरेखा बनाता है। प्रशासनिक प्रतिमान की विस्तृत रूपरेखा को पूर्ण करने में शिक्षण रूपरेखा की मुख्य भूमिका होती है। प्रशासनिक प्रतिमान का प्रयोग अधिकतर उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रशासनिक प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। तो ये उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में इसका यूज होता है।
इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। प्रशासनिक प्रतिमान की विशेषताएं, ये एक प्रसिद्ध प्रतिमान है। इसका पहला पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षा के स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, इसका उपयोग उच्च शैक्षणिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह उचित प्रबंधन में भी सहायक है। तो ये एक प्रसिद्ध प्रतिमान है। सेकंड है, भारत में अधिकतर उपयोग किया जाने वाला है, इसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारत में शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए पाठ्यचर्या का जो निर्माण और विकास करने के लिए इस प्रशासनिक मॉडल का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, निर्धारित तथ्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। ये आप देख रहे हैं प्रशासनिक प्रतिमान के कुछ स्टेप हैं कि कैसे इसको हम प्लान करते हैं और किस तरीके से इसको हम कंडक्ट करते हैं। पहला है योजना बनाना, दूसरा है संगठन करना, तीसरा है आपका प्रशासन करना, फिर निर्देश देना और प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना। तो प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फिर गाइडेंस, और इसके बाद आपका फीडबैक, साथ ही कंट्रोलिंग भी। प्रशासनिक प्रतिमान के कुछ लाभ और गुण भी हैं। तो यहाँ पे है पहला, प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने में। दूसरा है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। सहयोग व समन्वय में भी सहायक होता है। ये एक बाल केंद्रित होता है। शैक्षिक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, अच्छे परिणाम भी देता है और व्यवस्थित है। ये विशेषज्ञों का शामिल होना भी इस प्रतिमान में इम्पॉर्टेंट है और ये उपयोगी भी है। तो इसके कई मेरिट्स हो गई। नेक्स्ट, इसके कुछ दोष भी हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, प्रशासनिक प्रतिमान के कुछ दोष हैं। पहला है अध्यापक पर अत्यधिक कार्य का होना, यहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। सेकंड है प्रशासनिक प्रतिक्रिया एक लंबी प्रक्रिया पर आधारित मॉडल है जिसमें समस्या समाधान में अधिक समय लग जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। थर्ड है कार्य पर देरी, प्रत्येक विद्यालय के प्रशासन के अंतर्गत किए जाने वाले जो भी शिक्षा संबंधी कार्य होते हैं उसमें अधिक समय लगता है। उचित संयोग का अभाव हो जाता है, कभी कभी गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, तो वो चीज़ यहाँ पे अभाव है यहाँ पे। और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण नहीं होती है यहाँ पे, इस वजह से ये इसके सारे दोष हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिल्दा टाबा का जमीनी प्रतिमान मॉडल। इसे ग्रास रूट मॉडल ऑफ हिल्दा टाबा भी कहते हैं, इसे ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं और हिल्दा टाबा मॉडल भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम से आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रास रूट मॉडल की बात की गई तो वो हिल्दा टाबा मॉडल ही होगा। तो इसके बारे में समझेंगे। हिल्दा टाबा या हिल्दा ताबा भी कहते हैं। हिल्दा टाबा का जो मॉडल है ये हिल्दा टाबा द्वारा दिया गया है, इसे ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। हिल्दा टाबा द्वारा पाठ्यचर्या विकास का ग्रास रूट। हिल्दा टाबा कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। हिल्दा टाबा का जो जन्म हुआ है वो 7 दिसंबर 1902 में एस्टोरिया के कोरेस्ट शहर में हुआ था। हिल्दा टाबा एक वास्तुकार, एक पाठ्यक्रम सिद्धांतकार, एक पाठ्यक्रम सुधारक और एक शिक्षिका थी। इनका मानना था कि पाठ्यचर्या बनाने में एक निश्चित क्रम का होना आवश्यक है तथा सामग्री मानकों को स्थापित करने और लागू करने के बाद सामग्री की छात्र उपलब्धि को विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। पाठ्यचर्या विकास के लिए इस दृष्टिकोण की मुख्य अवधारणा यह है कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम विकास में शामिल होना आवश्यक होता है। तो इनका मानना था कि टीचर्स को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। हिल्दा टाबा जॉन टाइलर की सहकर्मी थी। वे भी छात्रों के लिए एक संतुलित और उपयोगी पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए प्रयासरत थी। पाठ्यचर्या निर्माण को लेकर इनका मानना था कि व्यवहारिक उपागम पर आधारित हो। तो व्यवहारिक उपागम पर यह आधारित पाठ्यचर्या का मॉडल है। यह चरणबद्ध रूप से योजनागत विशिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए निर्मित किया गया। टाबा ने छात्रों को क्या सिखाया जाए तथा उनकी आवश्यकता क्या है के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करते हुए एक प्रक्रिया विकसित की। टाबा का विश्वास था कि छात्रों को जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसका एक मानक होना चाहिए तथा उसे निर्धारित मानक के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात ही छात्रों के अधिगम का परीक्षण भी निर्धारित मानक पर करना चाहिए। पाठ्यचर्या के विकास के लिए इस दृष्टिकोण से शिक्षकों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि पाठ्यचर्या संगठन में साधारण उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो इनका मानना था कि जो बच्चे हैं
उनको जो टीचिंग के बाद उनको जो अधिगम प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले जो कुछ भी किया जाए उसका एक निर्धारित मानक हो, मूल्यांकन भी अगर हो रहा हो तो वो भी मानक के आधार पर होना चाहिए, और इन सब के लिए टीचर्स को कैरिकुलम में सम्मिलित होना आवश्यक है। और जो भी विशिष्ट उद्देश्य हैं वो साधारण उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए ही प्राप्त किए जा सकते हैं। टाबक ने अपने प्रगतिशील शैक्षिक विचारों को तारतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। यह जॉन डेवी की शिष्या थी और 1962 में कैरिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक एक इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ये बुक किसने लिखी है, तो ये हिल्दा टाबा ने पुस्तक लिखी है, जिसमें कैरिकुलम डेवलपमेंट की बात की गई है, उनकी थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में। टाबा जो मॉडल है वो आगमन विधि या इंडक्टिव अप्रोच पर आधारित है। इनके इस मॉडल की विशेषता जमीनी स्तर या ग्रास रूट अप्रोच, छात्रों की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या में शामिल करना और उसे सामने लाना है। तो ये एक इंडक्टिव अप्रोच पे है, ग्रास रूट अप्रोच पे है, छात्रों की आवश्यकताओं को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। स्टेप ऑफ हिल्दा टाबा स्टेज ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। हिल्दा टाबा के पाठ्यचर्या विकास के चरण कुछ इस प्रकार हैं। हिल्दा टाबा ने कैरिकुलम डेवलपमेंट के 7 स्टेप बताए हैं। पहला था छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानना और उनका निदान। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। फोर्थ है विषय वस्तु का संगठन। फिफ्थ है अधिगम अनुभव का निर्धारण। 6 है अधिगम अनुभव का संगठन और 7 है मूल्यांकन। तो इस तरीके से 7 स्टेप बताए गए। यहाँ पे बाल केंद्रित ही है ये पूरी पाठ्यचर्या, जहाँ पे बच्चों की आवश्यकताओं को पहचानना है, उनमें जो भी जहाँ पे निदान की आवश्यकता है उसका निदान करना है, उद्देश्यों को निर्धारण करना है, विषय वस्तु को चयन करके संगठित करना है, साथ ही इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस को भी ऐड करना है और अनुभवों को संगठित करते हुए मूल्यांकन करना है। ये हिल्दा टाबा पाठ्यचर्या विकास मॉडल के चरणों को इस तरीके से आप ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। तो पहला था छात्रों की आवश्यकताओं को पहचाना। किस तरीके से किया जाएगा? टाबा का विश्वास था कि शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वे पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य निर्माण करता है। क्योंकि वही बना रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि वो उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या एप्टीट्यूड है। ये सारी चीज़ें एक टीचर्स को पता होनी चाहिए। सेकंड था उद्देश्यों का निर्धारण। यहाँ पे समस्त उद्देश्यों का विकास करना और संगठित करना जिनकी आवश्यकता समाज को हो तथा छात्रों के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे जो कैरिकुलम बनाया जाएगा तो यहाँ पे बच्चे के साथ साथ समाज में उसकी क्या आवश्यकता है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। थर्ड था विषय वस्तु का चयन। यहाँ पे जो विषय वस्तु का चयन किया जाएगा वो उद्देश्यों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। फोर्थ था विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु का जो संगठन होता है छात्रों की उपलब्धि स्तर के आधार पर करना चाहिए। फिफ्थ अधिगम अनुभव का निर्धारण। यहाँ पे अनुदेशनात्मक विधियों द्वारा छात्रों को जागरूक तथा अधिगम के लिए उद्देश्यों को उत्पन्न करना, जैसे विचार, अभिवृत्ति, ज्ञान और कौशल। 6 जो इसका स्टेप अधिगम अनुभव का संगठन। छात्रों को निरंतर अधिगम के लिए प्रेरित करना तथा प्रत्येक गतिविधियों को पूर्व निर्धारित करके छात्रों के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करना, ताकि बच्चे उसको समझें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अधिकतम प्रदर्शन कर सकता है। तो ये एक पॉइंट था। 7th इसका जो लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन। यहाँ पे क्या और कैसे का निर्धारण करना है। छात्रों को वर्ष भर अवलोकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन के विभिन्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना और उसी के आधार पर छात्र योजना तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे मूल्यांकन में ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना बताया। तो ये 7 स्टेप थे इसके। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हिल्दा टाबा ने पाठ्यचर्या विकास का जो मॉडल दिया उसके कुछ और भी पॉइंट्स बताएं। जैसे इनका दर्शन ये या इनका ये मानना था कि पाठ्यचर्या का नवीनीकरण एवं विभिन्न कार्यक्रमों का निर्धारण एक लंबी प्रक्रिया है। इनका ये मानना था कि एक लंबी प्रक्रिया है और यहाँ पे अगर कुछ इनोवेशन करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सेकंड बताया सामर्थ्य या विशेषता। यहाँ फर्स्ट पॉइंट बताया कि पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षक को सम्मिलित करना। सेकंड आगमन विधि का प्रयोग। थर्ड लक्ष्यों और उद्देश्यों एवं पाठ्य वस्तु का समन्वय होना चाहिए।
4th पॉइंट, छात्रों के हितों एवं आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। 5th है सामाजिक उद्देश्यों, शैक्षिक उद्देश्यों में समन्वय। तो यहाँ पे समाज को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षक को शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। 3rd था मॉडल 3 कल्पनाओं पर मुख्य रूप से आधारित है। विचार को सिखाया जा सकता है। विचार व्यक्तिगत और आंकड़ों के मध्य एक सक्रिय लेन देन है। विचार के विकास की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तथा वैध होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स पर एक मॉडल्स की कल्पनाएं की जा सकती हैं। 4th था मॉडल का पाठ्यचर्या के अध्ययन में उपयोग। किस तरीके से हम पाठ्यचर्या में इसका उपयोग करेंगे। तो छात्रों की आवश्यकता की पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को मोटिवेट भी करना कि वो किस तरीके से सीखें। 5th था इन्होंने कुछ कमियां भी थी, जैसे वैश्विक पहलुओं की अनदेखी कर दी गई इनके मॉडल द्वारा। क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा दे दिया। अत्यधिक छात्र के केंद्रता पर आधारित है, बहुत ही ज़्यादा छात्र केंद्रित ये पूरा मॉडल बनाया गया। तो ये कुछ कमियां थी इसकी। और इसका मूल्यांकन भी बताया गया कि टाबा का जो मॉडल है वो एक प्रकार से चक्राकार स्पाइरल पाठ्यचर्या है या वर्ष भर महत्वपूर्ण सामग्री की समीक्षा करने हेतु अनुमति देता है। तो ये इसके हरे पॉइंट्स थे इस मॉडल के कि इनका फिलॉसफी क्या है, क्या इनकी मेरिट्स थी, क्या इनकी डीमेरिट्स और एवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, और पूरी तरीके से बाल केंद्रित होने के कारण ये इसकी एक कमी भी बन गई। तो ये अभी हमने समझा टाबा मॉडल। अब हम समझेंगे ग्रास रूट मॉडल। इसकी मीनिंग क्या है, जमीनी प्रतिमान का अर्थ क्या है। तो जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, उनके जो मुख्य कारण हैं, उनकी पहचान कर उसे दूर करने की कोशिश करना। शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके प्रवाह में अनेक कठिनाइयां आती रहती हैं, किंतु इस जमीनी प्रतिमान की सहायता से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह समस्या के मूल कारणों की परिकल्पना करता है और समस्या के मूल तत्व की पहचान करने की कोशिश की जाती है, और इसी कारण इसको ग्रास रूट मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक को ध्यान देता है कि निचले स्तर पर क्या कमियां हैं और उनको दूर करने का प्रयास भी करता है। ग्रास रूट मॉडल का जो विकास है वो तभी संभव होता है जब टीचर्स या स्कूल में इतनी योग्यता हो कि वे इसे व्यावसायिक रूप से विकसित कर सकें, और इसमें अध्यापकों को पाठ्यचर्या का मुख्य आधार माना है। ग्रास रूट मॉडल की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला कि ये एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर आधारित है, ये बाल केंद्रित है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर इसकी थिंकिंग है, निम्न स्तर को ज्यादा ध्यान देता है और से उच्च स्तर की ओर एनालिसिस किया जाता है। उच्च स्तर का विशेष स्वरूप है और तकनीकी दृष्टिकोण पर भी आधारित। एलिमेंट ऑफ ग्रास रूट मॉडल की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंस, इन सभी का समावेश होता है, इन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये इसके एलिमेंट्स थे। जमीनी प्रतिमान के गुण क्या क्या हैं? तो यहाँ पे मेरिट्स ऑफ ग्रास रूट मॉडल को समझेंगे। सबसे पहला कि विशेष समस्याओं का समाधान करता है, यह अध्यापकों द्वारा आसानी से स्वीकार करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को महत्व देता है, ये एक व्यापक प्रतिमान है, यहाँ पे आमने सामने की अंतःक्रिया होती है, इसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अत्यधिक बजट पर आधारित है, शैक्षिक प्रक्रिया में सहायता करता है, लंबी प्रक्रिया पर आधारित है, स्थानीय परिस्थितियों को भी महत्व देता है, यानी ये समाज को भी ज़्यादा महत्व देता है, बाल केंद्रित है और बेहतर परिणाम भी देता है। तो जमीनी प्रतिमान के ये गुण हो गए। उपयोगिता की बात करें तो यहाँ पे उपयोगिता को समझेंगे। यूटिलिटी ऑफ द ग्रास रूट मॉडल क्या है? अध्यापक को ज्ञान एवं सूचना का मुख्य कारण माना गया है, तो यहाँ पे टीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट समझेंगे उपयोगिता को, यूटिलिटी ऑफ ग्रास रूट मॉडल। पहला पॉइंट है अध्यापक को ज्ञान एवं सूचना का मुख्य कारण माना गया है, जिसका पाठ्यचर्या विकास पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सेकेंड पॉइंट है पूर्ण रूप से निम्न स्तर से अध्यापक द्वारा शुरू की जाती है। थर्ड पॉइंट है अध्यापक अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्राप्त करता है, वह छात्रों को अलग अलग भागों में बांटकर उन्हें अधिगम के लिए भी तैयार कर सकता है। यह प्रतिमान किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अध्यापक को निर्णय लेने से पहले स्वतंत्रता होती है कि वो तथ्यों, उद्देश्यों, सिद्धांतों व अधिगम विषय वस्तु पर कैसे दबाव
दें ताकि उन्हें छात्रों के अधिगम के साथ जोड़ा जा सके। तो ये सारी इसकी उपयोगिता थी। नेक्स्ट मॉडल को समझेंगे। इसका नाम है टायलर का पाठ्यचर्या विकास मॉडल या प्रदर्शन प्रतिमान, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। सन 1940 में टायलर ने सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले पाठ्यचर्या मॉडल का विकास किया। टायलर ने अपने विचारों को पाठ्यचर्या और निर्देश के बुनियादी सिद्धांतों में एक पुस्तक में लिखा कि पाठ्यक्रम का जो विकास कैसे किया जाए और छात्रों को इसके लिए कुछ दिशा निर्देश थे जिसमें एक अच्छी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सके। किसी भी विद्यालय में शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए कई प्रतिमानों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिनमें से प्रदर्शन प्रतिमान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विधि का अधिकतर प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसे प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है। तो ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसका उपयोग तकनीकी समस्याओं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। इसमें छात्र दिए गए अनुदेशन को अपनाते हैं और अपने पाठ का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन प्रतिमान के स्टेप्स, स्टेप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। सबसे पहला है भूमिका। यहाँ पाठ के उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है। सेकंड है विकास। पाठ के सभी पक्षों पर प्रकाश डालकर उसे विकसित किया जाता है तथा विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है और ज्ञान का विकास किया जाता है। फिर है एकीकरण। यहाँ पे विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करना ही उसके एकीकरण का एक उदाहरण है। इसमें पाठ्य वस्तु को एकीकृत करके छात्रों से अभ्यास करवाया जाता है तथा मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिससे छात्रों की समझ के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो सके। अब समझेंगे मॉडल के प्रमुख चरण। मॉडल के यहाँ पे 4 स्टेप हैं। पहला है विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित करना। विद्यालय के क्या उद्देश्य है, सबसे पहले इसको निर्धारित करना। सेकंड है उद्देश्य से संबंधित शैक्षिक अनुभवों को पहचानना। थर्ड है अनुभवों को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना। फोर्थ है उद्देश्यों का मूल्यांकन और फिर इवैल्यूएशन भी करना। तो टायलर मॉडल के संक्षिप्त चरण का प्रारूप कुछ इस टाइप से है। ये आप देख सकते हैं। ये आपका सोर्स रहेगा। यहाँ पे सोसाइटी, सब्जेक्ट मैटर, लर्नर, ये सारे इनके सोर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद टेनेटिव ऑब्जेक्टिव मतलब प्रयोगात्मक उद्देश्य, और यहाँ पे फिलॉसफी, स्क्रीन और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इन सारे पॉइंट्स को ऐड करते हुए यहाँ पे इसको आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद यथार्थ उद्देश्य रहेगा। यथार्थ उद्देश्य के बाद आपका चुनिंदा अनुभव, सेलेक्टेड एक्सपीरियंस क्या थे, और फिर इसका एवेल्युएशन। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रतिमान के शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग क्या है। तो पहला है वास्तविक रूप से प्रशिक्षण के लिए। सेकंड है ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष के मध्य का मार्ग है ये। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का जो मध्य मार्ग है वो इसके द्वारा समन्वित किया जाता है। मध्य स्तर के साथ निम्न स्तर के उद्देश्यों की भी ये पूर्ति करता है। यह पाठ को क्रमबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। प्रदर्शन में सुधार के अवसर भी दिए जाते हैं। और लास्ट, निम्न एवं सामान्य श्रेणी के बालकों के लिए भी उपयोगी है। तो ये इसके सारे उपयोग थे। नेक्स्ट है इसकी सीमाएं। प्रदर्शन प्रतिमान की सीमाएं। पहला पॉइंट है अनुकरण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है प्रदर्शन के संबंध में निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि डिसीजन क्या लिया जाए। और थर्ड है मूल्यांकन करना भी कठिन होता है। तो ये प्रदर्शन प्रतिमान की कुछ सीमाएं थी। तो आपने समझा कि प्रतिमान क्या होता है, प्रतिमान का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के आपके जनरल मॉडल्स हैं और कितने टाइप्स के स्पेसिफिक मॉडल। तो इन सभी को मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।